नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुआ हूँ। काफ़ी समय पहले से मैंने लोगों को लोक सेवा आयोग और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करने में कुछ मदद करना शुरू किया था और उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाकी चीज़ों की तैयारी तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में लोगों की जानकारी भी कम होती है, पुस्तकें भी आसानी से नहीं मिल पाती हैं और वही जो है वो सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने के बीच का अंतर बन जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग में और व्यापम में दोनों में ही छत्तीसगढ़ के संबंध में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारियां आसानी से मिलें और इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप छत्तीसगढ़ के संबंध में आसानी से कर सकें। हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था सभी के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, पर आज हम शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की। अब इतिहास की हम बात करें तो इतिहास दो प्रकार का होता है। एक इतिहास वो है जो लिखा हुआ है, जब पुराने ज़माने की पुस्तकों में या दूसरी चीज़ों में इतिहास की जानकारी हमें मिलती रहती है, लेकिन एक इतिहास है जो इतिहास से भी पहले का इतिहास है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक और इतिहास। प्राग का मतलब होता है पूर्व, तो इतिहास से पूर्व का जो काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। उस समय मानव द्वारा उपयोग किए गए औजारों और हथियारों और गुफाओं में प्राप्त शैल चित्रों से ही हम उस समय के मानव के जीवन का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय की कोई लिखित चीज़ें तो हमें मिलती नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को भी दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला हिस्सा है पाषाण काल, उसके बाद ताम्र और लौह काल। तो छत्तीसगढ़ में आपको जान के शायद खुशी होगी कि मानव का जीवन प्रागैतिहासिक काल से लगातार चलता रहा है और प्रागैतिहासिक मानव भी छत्तीसगढ़ में निवास करता था। पहले पाषाण काल हुआ, तो पाषाण काल में बेसिकली पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के औजारों और हथियारों का उपयोग मनुष्य करता था। बाद में जब मनुष्य ने धातु को खोज निकाला तो पहले तांबे का उपयोग किया, तो उसको ताम्र काल कहते हैं। बाद में लोहा खोज लिया तो उसको लौह काल कहते हैं। अब पाषाण काल जो है उसको भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है वो शुरू का पाषाण काल है, जिसको पेलियोलिथिक पीरियड भी अंग्रेजी में कहते हैं। इस युग में मनुष्य ने बहुत कुछ मामूली चीज़ें सीखी थी, ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी। पत्थर के भी हथियार औजार अच्छे से बनाने नहीं आते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, धारदार भी नहीं होते थे, और उन्हीं से मनुष्य जो है वो शिकार भी करता था, छोटी मोटी खेती भी बाद में मनुष्य ने उन्हीं से शुरू की। तो ये औजार और हथियार जो हैं वो महानदी घाटी में और रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूर्व पाषाण काल का मनुष्य इन स्थानों पर रहता था। इसके बाद का जो पाषाण काल है उसको मध्य पाषाण काल या अंग्रेजी में मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। धीरे धीरे इंसान ने पत्थर के हथियारों को बेहतर करना शुरू कर दिया, उसमें अच्छे फलक बनने लगे, अर्धचंद्राकार आकार के औजार बनने लगे, रिलेटिवली अपेक्षाकृत छोटे औजार होने लगे और धारदार भी थोड़े ज़्यादा होने लगे, जो भारी नहीं थे लेकिन काम के ज़्यादा थे, बेहतर ज़्यादा थे। तो ऐसे जो लघु पाषाण काल के औजार हैं वो रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में मिले हैं, जो कि वहाँ के ऐसे शैलाश्रय हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं, उनको चित्रित शैलाश्रय कहते हैं। शैलाश्रय का मतलब हुआ गुफा, जो शैल का मतलब होता है पहाड़, आश्रय का मतलब होता है निवास स्थान। तो पहाड़ के अंदर जो निवास स्थान है वो क्या है? गुफा है। गुफाओं में पुराने ज़माने में इंसान रहता था। तो रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में जो चित्रित शैलाश्रय है वहाँ पर ये हमको औजार हथियार मिले हैं। इसके बाद फिर पाषाण काल जब आगे बढ़ा और मनुष्य और बेहतर हो गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो उसको हम उत्तर पाषाण युग, उत्तर पाषाण काल कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसमें
छोटे छोटे औजार होने लगे। जैसे तीर कमान है, अब तीर में बांस का तीर है लेकिन आगे एकदम नुकीला पत्थर लगा दिया, या टंगिया है, कुल्हाड़ी है, उसमें धारदार पत्थर हमने लकड़ी में बांध लिया तो उसका बहुत अच्छा उपयोग होने लगा। तो उसको नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। भाले का भी उपयोग करना, तीरों का उपयोग करना, ये उस समय मनुष्य ने सीख लिया था। और ये आपको महानदी घाटी में, बिलासपुर ज़िले के धनपुर में, रायगढ़ ज़िले के सिंघनपुर में जो अलग अलग बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं उस समय के, वहाँ पर ये औजार हमको मिलते हैं। तो ये तो पाषाण काल हुआ। अब पाषाण काल के बाद में जो आता है वो है धातु का युग। और धातु का जो युग है उसमें पहले ताम्रकाल है और फिर लौह काल है। अब ये आश्चर्य की बात है कि पाषाण युग के तो बहुत सारे औजार हथियार छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, लेकिन धातु के औजार हथियार पुराने समय के छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलते नहीं हैं। केवल धमतरी बालोद मार्ग पर कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और कुछ कुछ ऐसे शैल चित्र भी मिले हैं जिनमें कि धातु के हथियार नज़र आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बाद शैल चित्रों की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें कि चित्र बने हुए हैं, इनको शैल चित्र कहते हैं। ये मिले कैसे? इसकी बड़ी मज़ेदार एक कहानी है। आप जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है वो बम्बई से हावड़ा जाती है। बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन पूरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। एक तरफ राजनांदगांव से शुरू होती है और दूसरी तरफ रायगढ़ के उस तरफ जा कर के छत्तीसगढ़ के बाहर जाती है। ये जो रेलवे लाइन है ये पुराने ज़माने में जब बनी थी तो उसको बंगाल नागपुर रेलवे या BNR कहते थे, क्योंकि ये नागपुर से शुरू होकर के बंगाल तक जाती थी। उस समय रेलवे के एक इंजीनियर थे जिनका नाम C.W. एंडरसन था। 1910 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय C.W. एंडरसन साहब ने रेलवे लाइन डालने के लिए वहाँ पर सर्वेक्षण शुरू किया, तो वहाँ पर उनको ये गुफाएं नज़र आईं और गुफाओं में उनको चित्र मिल गए। तो ये एंडरसन साहब ने इन चित्रों को और इन शैलाश्रयों को खोजा और C.J. वेलिंगटन एक उनके साथी थे, उन्होंने इसमें उनकी सहायता भी की। अब ये एक बार मिल गए तो उसके बाद फिर पुरातत्वविद उसके ऊपर खोज करने में लग गए। सबसे पहले ये जो चित्र हैं ये इंडिया पेंटिंग्स नाम की एक पुस्तक है जो 1918 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ये प्रकाशित हुए। और उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 13वें अंक में रायगढ़ जिले के सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन सबसे पहली बार हुआ। उसके बाद जो हमारे पुरातत्वविद अमरनाथ दत्त थे उन्होंने 1923 से 1927 के बीच में रायगढ़ के शैल चित्रों का सर्वेक्षण किया। डॉक्टर N. घोष, D.H. गार्डन, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इन सब लोगों ने मिलकर के भी इन शैल चित्रों का अध्ययन किया है। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों को सर्वप्रथम भगवान सिंह बघेल जी ने और रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने, जो रविशंकर विश्वविद्यालय के हमारे बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने उजागर किया है। और धनोरा के महापाषाण स्मारकों का सर्वेक्षण प्रोफेसर J.R. काम्बले और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सबसे पहले किया था। तो अब तो इस पर बहुत सारे पुरातत्वविद काम कर रहे हैं और ये हमारे शैलाश्रय बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। इसमें जो प्रमुख हैं वो रायगढ़ जिले में सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझार, ओंगना, करमगढ़, खैरपुर, बोतालदा, भंवरखोल, अमर गुफा, गाताडीह, सिरोली डोंगरी, बैनी पहाड़, इन सब में ये शैल चित्र मिले हैं। अब ये शैल चित्र जो हैं वो हैं कैसे, ये चित्रों के बारे में आपको मैं बताता हूँ और साथ के साथ कुछ चित्र मैं आपको दिखाता भी चलूँगा। तो ये जो चित्र हैं इनमें पक्षियों की आकृतियाँ हैं, सांप, हाथी, भैंस, दूसरे तरह के पशु, इनकी आकृतियां हैं, जंगली सूअर, हिरन, इन सब की आकृतियां हैं। तो बेसिकली होता ये था कि उस समय मनुष्य जो जानवर देखता था अपने आसपास जंगल में, उन्हीं के चित्र बनाता था। इसी तरह से शिकार करने का भी अंकन है, नृत्य वगैरह जो उस समय होता था उसका भी अंकन है। तो नृत्य और शिकार का अंकन भी इन चित्रों में आपको मिलेगा। इसमें से बहुत सारे शैल चित्र हैं, बहुत सारे शैलाश्रय हैं, उनका विस्तृत विवरण अगर आप जानना चाहते हैं और इस जो मैं आपको ये पाठ बता रहा हूँ इसके बारे में और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर alokshukla.com पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम लोग आपको नीचे इसमें दिखा रहे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आपको पूरा विस्तृत विवरण वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 7007027568, इस मोबाइल पर आप बातचीत करके मुझसे और विस्तार से जान भी सकते हैं। पर मैं आपको फ़िलहाल
5 बड़े महत्वपूर्ण जो शैलाश्रय हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और फिर हम लोग आज का ये पाठ यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो पहले मैं आपको सिंघनपुर बताऊंगा। सबसे प्रसिद्ध जो शैलाश्रय है सिंघनपुर रायगढ़ जिले में है, वहाँ का ये शैलाश्रय बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ के जो चित्र हैं उनमें बहुत विशेष चीज़ें हैं। कुछ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ पर डंडे और सीढ़ी के आकार की मानव आकृतियाँ हैं। इसमें जलपरी भी है, शिकार के दृश्य भी हैं, नृत्य के दृश्य भी हैं और इनकी तुलना जो की जाती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी तरह के सीढ़ी नुमा मानव आकृति के चित्र ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उन चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के चित्र और छत्तीसगढ़ के चित्र एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों हैं? तो अगर आप जियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि पुराने ज़माने में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया भी एशिया से जुड़ा हुआ था और पूरा एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसको पैंजिया कहते थे। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उस समय समुद्र के रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं थी, ज़मीन के ऊपर से भी जा सकते थे। ये भी बात इससे समझ में आती है। फिर दूसरा है कबरा पहाड़। तो रायगढ़ के विश्वनाथ पाली के पास में कबरा पहाड़ की सारी चित्रकारी लाल रंग से हुई है। ये इसकी खासियत है। आपको ये चित्र यहाँ पर हम लोग दिखा भी रहे हैं। इसमें आपको छिपकली का चित्र दिखेगा, सांभर का चित्र दिखेगा, घड़ियाल वगैरह के चित्र दिखेंगे। समूह शिकार का सर्वप्रथम चित्र भी यहीं पर मिला है। और यहाँ का जो जंगली भैंसे का चित्र है वो रायगढ़ का विशालतम शैल चित्र है। यहाँ पर पाषाण युगीन अर्धचंद्राकार फलक वाले औजार भी मिले हैं। फिर तीसरा बसनाझर शैलाश्रय है, सिंघनपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर है और 2000 फुट की ऊंचाई पर है। अच्छा खासा पहाड़ है। वहाँ पर आपको शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य के दृश्य, जीव जंतुओं के दृश्य मिलेंगे। इन चित्रों को लगभग 10,000 साल पुराना माना जाता है और यहाँ पर हाथी का भी एक मात्र चित्र मिला है जो बसनाझर में है और उससे ये सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में उस समय भी हाथी हुआ करते थे। फिर चौथा है ओंगना। तो ओंगना में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुखौटे लगाए हुए मानवों के चित्र हैं, मुखौटे लगाए हुए हैं और घड़ी के आकार का भी एक चित्र वहाँ पर मिला है। पांचवा और जो अंतिम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कर्मागढ़ का शैलाश्रय है। ये रायगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इसमें 300 से ज़्यादा अलग अलग रंगों की आकृतियां हैं, जलचरों की भी आकृतियां हैं। 300 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी दीवार पर एक पूर्वमुखी पाषाण खंड पर ये सारे के सारे अंकित हैं और ये चित्र जो हैं ये सफ़ेद, पीले और लाल गैरिक रंगों के भी बने हुए हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जाना है और धीरे धीरे हम लोग आगामी अंकों में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बाकी चीज़ों में पढ़ेंगे, बाकी इतिहास के पन्ने पलटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीरीज़ यदि आप देखते रहेंगे तो आपको लोक सेवा आयोग के लिए और व्यापम के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास की संबंध में तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपसे अनुरोध है कि आप लोग मुझे फ़ोन करके या दूसरे किसी प्रकार से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, और आपके फीडबैक के अनुसार हम लोग अपने भविष्य के कार्यक्रम भी और बेहतर बनाते रहेंगे, उसमें हम लोगों को सुविधा होगी। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।